हेलो गाइस, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ रीट लेवल फर्स्ट के 2011 से लेकर 2017 के जो हिंदी भाषा फर्स्ट का पेपर है उसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, इसमें सिर्फ हिंदी भाषा फर्स्ट के ही क्वेश्चन आंसर है और ये 2011 से लेकर 2017 तक जितने हिंदी भाषा फर्स्ट में जो क्वेश्चन आए हैं हिंदी के, वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप एक बार देखें कि क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको थोड़ी आपकी तैयारी में उससे हेल्प मिलेगी। तो हम देखते हैं उन क्वेश्चनों को। देखिए, विद्यालय शब्द है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। बताइए, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए, विद्यालय शब्द में स्वर संधि है और स्वर संधि की ट्रिक मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है, एक वीडियो डाली है मैंने संधि की, तो उसमें आप देखिए। ठीक है, कौन सी संधि है? स्वर संधि है। स्वर संधि में भी कौन सी संधि है? अगर संधि का नाम पूछे तो दीर्घ संधि है। ठीक है, जहाँ पर आ ई ऊ की मात्रा आती है, ये जो बीच का जो शब्द है आ ई ऊ के मात्रा वाले होते हैं, वो कौन सी संधि होती है? हमारी दीर्घ संधि होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? स्वर संधि। दूसरा देखिए, पवन। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पा धन वन, पौ धन अन, पव धन अन या पव धन न, क्या होगा? तो देखिए, पवन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पौ प्लस अन। ठीक है, क्या होगा? पौ प्लस अन। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में वचन होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो देखिए, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, चौथा है हमारा 34 में है आगरा का बहुवचन होगा। आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरे, आगारे, आगरो या बहुवचन नहीं होगा। तो देखिए, आगरा एक सिटी का नाम है और इसका कोई भी बहुवचन नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है? पद, विकारी या पदबंध या अविकारी। तो देखिए, जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जिन शब्दों के प्रयोग में, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? अविकारी। ठीक है, 36 में, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा या तृष्णा। तो देखिए, इसका जो सही शब्द है वो है तृष्णा। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इसमें का ऑप्शनल तो दिखाया नहीं है, पर देखिए बी, इसमें कवि, कवियत्री या कवियत्री क्या होगा? तो देखिए, कवि का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा कवियत्री। ठीक है, और कवियत्री, इन दोनों में सही कौन सा है? कवयित्री, सी वाला सही है। ठीक है, कभी भी वी पे जो वाह होता है उस पर मात्रा नहीं आती, हमेशा मात्रा किस पे आती है? या पे। तो सही कौन सा होगा हमारा? सी। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो देखिए, संस्कृत के शुद्ध वे शब्द जो बिना परिवर्तन हुए कहलाते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द। ठीक है, और जिसमें कुछ हिंदी के जो विकार होकर आए हैं वो कहलाते हैं तद्भव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, तत्सम शब्द। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जिसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं, जिसमें प्रथम पद भी प्रधान है और द्वितीय पद भी प्रधान है, ठीक है ना, कौन सा पद होगा? वो कौन सा समास होगा? बताइए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान या तत्पुरुष। तो देखिए, वो द्वंद्व समास होते हैं। जैसे द्वंद्व समास में रात और दिन। ठीक है, तो रात और दिन, तो इसमें जिसमें मतलब ये प्रथम पद भी प्रधान है और दूसरा पद दिन भी प्रधान है। इसी तरह से उसमें कौन सा आंसर होगा इसका? द्वंद्व समास। शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो इसका देखिए, सही जो इसका शुद्ध शब्द होगा वो है उज्ज्वल। 41वां देखते हैं,
अनुरुक्त का विलोम क्या होगा? अनुरुक्त का विलोम क्या होगा? आरक्त। देखिए अनुरुक्त का विलोम होगा आरक्त, निरक्त, विरक्त या आसक्त। क्या होगा इसका विलोम? तो इसका आंसर है विरक्त। ठीक है, अनुरक्त का अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा? विरक्त। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? ठीक है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि या काष्ठ, दृढ़, काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, ओष्ठ, किताब, रानी, चाकू, निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। इसमें कौन सा होगा? तो देखिए इसमें वह समूह जिसमें सभी शब्द तत्सम है, इसका सही आंसर होगा ए। तो देखिए इसमें कौन सा है? शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। क्योंकि संयुक्त अक्षर का प्रयोग किसमें होता है? तत्सम शब्द में होता है। जैसे मैंने आपके लिए तत्सम तद्भव की जो ट्रिक वाली वीडियो बताई थी, तो उसमें आपने देखा होगा। नहीं देखा हो तो आप प्लीज़ जरूर देखिए। अगर आपने वो देख लिए ना, तो आपको तत्सम तद्भव शब्द रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। और वा का प्रयोग भी किसमें होता है? तत्सम में। ठीक है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? देखिए किसमें कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, कुकर्म, कुशल, कुचाल। देखिए कुरूप में जो रूप है वो इसका मूल शब्द क्या है? रूप। ठीक है, रूप में कु उपसर्ग मिला के क्या बना है? कुरूप। और कुकर्म में मूल शब्द क्या है? कर्म। इसमें उपसर्ग क्या लगा है? कु। ठीक है, सल का कोई अर्थ नहीं है। जैसे रूप का अपना एक अर्थ है, कर्म का अपना अर्थ है, चाल का अर्थ है। लेकिन चाल में कु लगा दी तो कैसी हो गई? बुरी चाल। सु लगा देती तो कैसी हो जाती? अच्छी चाल। मतलब उपसर्ग लगा के इस चाल का एक अर्थ चेंज कर दिया है, बदल दिया है। लेकिन सल का अपना कोई अर्थ नहीं है। तो ये जो कुशल है ये मूल शब्द है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कुशल। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पुजारिन, कठिन, चिन्ह या मीन। तो देखिए किस में हुआ है? पुजारिन, कठिन, चिन्ह या मीन। इसमें किस में हुआ है? तो इसका सही आंसर है पुजारिन। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास या द्विगु समास। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, किसमें होता है संख्यावाचक? द्विगु समास में। ठीक है, तो इसका कौन सा क्या आंसर होगा? डी। द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास इसमें से कौन सा है? लंबोदर, अंधकूप, नर नारी या शरणागत। तो देखिए द्वंद्व समास है नर नारी। और द्वंद्व समास की पहचान है ना, एक तो ये बीच में ये जो हमारा जो इसे हिंदी का संयोजक चिन्ह है वो ये होता है। ठीक है, नगर में रहने वाला को कहा जाता है, नगर में रहने वाले को क्या कहा जाता है? शहरी, नागर, नगर वधु या नौकर। क्या कहा जाएगा? तो इसका आंसर होगा नागर। ठीक है, जो नगर में रहता है उसे क्या कहा जाता है? नागर। जातिवाचक संज्ञा नहीं है। शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। तो देखिए इसमें जो जातिवाचक संज्ञा है वो कौन सी नहीं है? देखिए लकड़ी जातिवाचक है क्योंकि लकड़ी पूरी जाति का बोध करा रही है। लोहा पूरी जाति का बोध करा रहा है। पुस्तक पूरी जाति का बोध करा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? शैशव। ठीक है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? किस में संप्रदान कारक है? मेरा घर स्टेशन से दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए या निसार खेलता है। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, और क्यों होगा? क्योंकि देखिए राजा ने निर्धनों को कंबल दिए,
इसमें संप्रदान में क्या होता है, से का मतलब होता है इसमें अलग। तो इसमें क्या है, जो राजा का कंबल है, राजा ने वो मतलब दे दिए हैं, राजा से मतलब राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो देने का भाव आ रहा है। राजा से कंबल अलग हुए, तो इसमें कौन सा हो रहा है, इसमें निर्धनों को कंबल दिए, सी। वह स्वतः ही जान जाएगा, मैं, वह सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह स्वतः ही जान जाएगा, कौन सा सर्वनाम होगा इसमें, तो देखिए वह स्वतः ही जान जाएगा, तो इसमें होगा निजवाचक। जैसे कि मैंने सर्वनाम की वीडियो डाली थी, उसमें भी मैंने ट्रिक से सब कुछ बताया है आपको सर्वनाम की वीडियो में। तो देखिए जहाँ पर स्वतः या अपने आप या स्वयं कर लूँगा, तो वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है, निजवाचक। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है, रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है, कौन सा होगा, तो देखिए इसमें संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ठीक है, पढ़ने आया करो, ये क्या हो गई, ये संयुक्त क्रिया हो गई। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, या जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रिया हो, या जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया हो। तो इसका आंसर है डी। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन, खरीदारी, घूमना या बाजार। तो देखिए इसमें उद्देश्य क्या है, मोहन, तो इसका आंसर क्या होगा, मोहन। निम्न में से मिश्र वाक्य है, वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा, इसका आंसर है मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, ठीक है। किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विस्मय चिन्ह, विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह। किसका किया जाता है, अवतरण या उद्धरण चिन्ह का, ठीक है। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा होगा, जो पत्र आज आया है कहाँ है, जो पत्र आज आया है कहाँ है। तो देखिए इसमें जो पत्र आज आया है कहाँ है, इसमें कौन सा सही होगा, तो देखिए इसमें सही है जो पत्र आज आया है कहाँ है, इसका आंसर ये वाला सही होगा इसमें, ठीक है। शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होता है, शेर को सामने देखकर मैं सातवें आसमान पर पहुंच गया, नहीं ये नहीं होगा। मैं आग बबूला हो गया, ये भी नहीं है। मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, या मेरे प्राण सूख गए। तो इसका आंसर क्या होगा, मेरे प्राण सूख गए। सही मुहावरा है नेत्रों में मिट्टी डालना, आंख में रेत डालना, आंखों में धूल झोंकना या आंखों में कचरा डालना। तो सही मुहावरा क्या है, आंखों में धूल झोंकना। हाथ ना आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होता है, हाथ ना आना, पकड़ में ना आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना या हाथ फैलाना। क्या होगा, तो देखिए इसका हाथ पकड़ में ना आना, ठीक है। लास्ट है हमारा, सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या होगा, चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना या पीछे मुड़कर देखना। तो देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर होगा अहंकारी हो जाना। ये हो गया, ये जो हमारे 60 क्वेश्चन थे ये हमारे 2011 में जो लेवल फर्स्ट में आए थे वो। अब हम इससे 2013 वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 2012 का है क्वेश्चन पेपर, और ये देखिए लेवल फर्स्ट के, ये भाषा फर्स्ट हिंदी है, उसके क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं। निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों
प्रश्न संख्या 31 से 37 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्राय भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहित्यिक सृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग शोक दरिद्र अज्ञान तथा पर मुख्यपेक्षा से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है वह निश्चय ही अक्षय निधि है। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन है 31 से लेकर 37 वो हमें करने हैं। पहला क्वेश्चन है परमुखपेक्षता का अर्थ क्या है। तो देखिए दूसरों से आशा रखना, पराया मुख अच्छा लगना, पराये मुख की अपेक्षा करना या ईश्वर का मुख। क्या आंसर होगा परमुखपेक्षता का? तो इसका आंसर है दूसरों से आशा रखना। ठीक है। कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सेवा, भाषा, प्रयोग, हिंदी। कौन सा नहीं है इसमें? कौन क्या आंसर होगा? तो देखिए प्रयोग। ठीक है। सेवा पुल्लिंग शब्द है, भाषा हिंदी ये स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है इसमें? सॉरी, इसमें सेवा स्त्रीलिंग है, भाषा स्त्रीलिंग है, हिंदी स्त्रीलिंग है, और जो प्रयोग शब्द है वो पुल्लिंग, वो स्त्रीलिंग ना होकर कौन सा है? पुल्लिंग है वो। इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। आशय, मतलब, अभिप्राय या धन। अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। तो अर्थ का अर्थ क्या होता है? देखिए आशय भी होता है, मतलब होता है, अभिप्राय भी होता है, धन नहीं है इसमें। ठीक है। कौन सा एक शब्द एक वचन है? विचारों, भाषाओं, मनुष्यों या अक्षत। कौन सा होगा इसमें? तो देखिए इसमें जो अक्षय है वो एक वचन है। ठीक है। बाकी विचारों बहुवचन है, भाषाओं बहुवचन है, मनुष्य बहुवचन है, जो अक्षय शब्द है वो क्या है? वो एक वचन है। कीमत का बहुवचन क्या होगा? कीमती, कीमतों, कीमतों या कीमत। तो देखिए कीमत का बहुवचन क्या होगा? कीमतों। माध्यम का बहुवचन क्या होगा? माध्यमा, माध्यमिका, माध्यम या माध्यमों। तो देखिए माध्यम का बहुवचन क्या होगा? माध्यमों। अक्षय निधि का अर्थ क्या है? बिना क्षय रोग किसी का नाम या कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति या रोग रहित निधि। तो इसका सही आंसर होगा कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति। ठीक है। निधि का अर्थ होता है संपत्ति या खजाना। निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 38 से लेकर 44 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता। उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी जमीन, अपने पेड़ पौधों, अपने कुएं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो समय सिद्धि और स्वसिद्धि हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनती है उसे फिर सभी सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। ठीक है। निम्न में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है निम्न में से? जमीन, शून्य, खुद या मजबूत। तो देखिए तत्सम शब्द है शून्य। ठीक है। क्योंकि ये सा और सा सलगम और सा षटकोण दोनों का प्रयोग किसमें होता है? तत्सम में। ठीक है। और इस सा का प्रयोग किसमें होता है? तद्भव में। तो आप याद रखना। और संयुक्त अक्षर किसमें आते हैं? तत्सम में।
एक बार आप मेरी तत्सम तद्भव वाली वीडियो देख लेंगे तो आपके ये सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप एक बार ज़रूर देखिए। निम्न में से विदेशी शब्द है पेड़, खंड, तालाब या खुद। क्या है विदेशी शब्द? देखिए, पेड़, तालाब, खंड या खुद। तो इसका आंसर खंड है, ठीक है। जमीन का पर्यायवाची नहीं है। जमीन का पर्यायवाची क्या नहीं है? पृथ्वी। जमीन का पर्यायवाची देखिए, पृथ्वी। पृथ्वी इसका पर्यायवाची है, धरती भी है, धरणी भी है, बिटप नहीं है, क्योंकि बिटप का अर्थ क्या होता है? वृक्ष। जीवित का विलोम है। जीवित का विलोम क्या है? अजीवंत, अस्थिर, अजीवित या मृत। तो देखिए क्या आंसर है इसका? मृत। कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? लोगों, पशुओं, सदस्यों या पीढ़ी। या पीढ़ी, बताइए कौन से में नहीं है? तो इसका आंसर है पीढ़ी, ठीक है। पीढ़ी में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें ओ प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है। पीढ़ी में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। मिलजुल समाज का विग्रह है। मिल से जुल, मिल और जुल, मेल और जोल या इनमें से कोई भी नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या है? मिल और जुल। निम्न में से अवयव है। अवयव क्या है? कौन सा है अवयव? समाज, खंड, एक या व्यवस्था। तो इसमें अवयव कौन सा है? इसमें अवयव है खंड, ठीक है। सॉरी, इसमें अवयव खंड नहीं होगा, इसमें कौन सा है? एक, क्योंकि एक में कोई भी विकार नहीं होता है। एक एक ही रहेगा, एक का एक ही नहीं होगा, एक का एक ही नहीं होगा, ठीक है ना। जबकि समाज का बहुवचन हो सकता है, खंड का खंडो हो जाएगा, व्यवस्था का व्यवस्थाएं हो जाएगा, लेकिन एक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसका अवयव क्या है? एक। श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रवण लेखन का, वाचन श्रवण का, श्रवण वाचन का या लेखन वाचन का। किसका होता है? तो इसका आंसर है श्रवण और लेखन का, ठीक है। जब सुनते हैं तो सुनने से किसका होता है? श्रवण, सुनने का। कौन सा अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? लेखन की असावधानी, जलवायु, अशुद्ध उच्चारण या व्याकरण का कम ज्ञान होना। तो देखिए इसमें वो आंसर आराम से इजी में दिख रहा है, कौन सा है? जलवायु, ठीक है। क्योंकि जलवायु का कोई लेना देना नहीं है, लेखन की असावधानी है, अशुद्ध उच्चारण है और व्याकरण का कम ज्ञान है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? जलवायु। अच्छी परीक्षा में आवश्यक है विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण या इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थियों की प्रगति जानने में, विद्यार्थियों की कक्षा उपस्थिति जानने में या विद्यालयों के आचरण जानने में, ये इनमें से सभी। तो देखिए मूल्यांकन उपयोगी क्यों है? क्योंकि विद्यार्थी की प्रगति जानने के लिए मूल्यांकन उपयोगी होता है। यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करोगे? निंदानात्मक, उपचारात्मक, माँ बाप से शिकायत या उसे दंड देंगे? तो क्या करेंगे? उपचारात्मक, ठीक है। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विधेय क्या है? मेरा मित्र चित्रकार, बहुत अच्छा चित्रकार या बहुत अच्छा। क्या होगा इसका आंसर? तो ये देखिए इसका आंसर होगा बहुत अच्छा चित्रकार, ठीक है। क्योंकि मेरा मित्र राकेश, जो मेरा मित्र किसके लिए आ गया? ये तो हो गया आपका उद्देश्य, ठीक है। और ये क्या है? आपका विधेय। सलमा घर जाती है वाक्य में है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है या आज्ञार्थक वाक्य है या इच्छार्थक वाक्य है? कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? सरल वाक्य, क्योंकि इसमें एक कर्ता, एक क्रिया और एक कर्म का प्रयोग किया गया है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश है।
लंका का राजा रावण। ठीक है, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध या सर्वनाम पदबंध। क्या है इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर होगा शी, संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध क्यों होगा? तो देखिए इसका जो रावण है वो क्या है? राजा है, सॉरी संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि किसी का नाम है, और ये जो विशेषता बताई है वो क्या हो गया? संज्ञा का पदबंध हो गया। पारा उतरना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तापमान कम होना, क्रोध कम होना, बुखार उतरना, सर्दी पड़ना। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका क्रोध कम होना। आंखें फेर लेने का अर्थ होता है, आंखें फेर लेने का अर्थ क्या है? दूसरी तरफ देखना, किसी को चाहना, उदासीन हो जाना या नाराज होना। इसका सही आंसर होगा उदासीन हो जाना। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या है? कोयले का व्यापार मत करो, कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, दलाली नहीं करनी चाहिए, खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? खराब काम का परिणाम खराब ही होता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो गया। भाषा है, भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति या ईश्वर प्रदत्त संपत्ति या सहजात योग्यता। तो भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। आगमन विधि का प्रयोग, तकनीकी प्रयोग, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल या अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का इसका क्या अभिप्राय क्या होगा? बताइए आप। तो इसका आंसर होगा सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। ठीक है, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर या इनमें से कोई नहीं। देखिए अनुकरण विधि प्रारंभिक स्तर पर रचना के लिए उपयुक्त है। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? भाषण, साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर या अवलोकन। तो इसका आंसर होगा अवलोकन। ठीक है, भाषा कौशल की संख्या है 5, 4, 3, 10। तो भाषा कौशल की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट पेपर है हमारा 2015 का। ठीक है, निम्नलिखित लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद या नाट्य लेख। क्या नहीं है? लिखित अभिव्यक्ति का वाद विवाद नहीं है। ठीक है, पत्र लेखन भी है, निबंध लेखन भी है और नाट्य लेखन भी है। बालकों को लिखना सीखने से पहले आवश्यक है अक्षर सिखाना, बाराखड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना या उनको क्रियाशील बनाना। तो देखिए लिखाने से पहले क्या चीज़ आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या होगा? अक्षर सिखाना। ठीक है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक या विद्यालय पत्रिकाएं। तो प्रिंट मीडिया में क्या नहीं शामिल किया जा सकता है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विद्यालय पत्रिकाएं या पाठ्य पुस्तक। समाचार पत्र। साइट क्या है? टीवी चैनल, अनुग्रह, अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, उपयुक्त दोनों या कोई भी नहीं। तो क्या होगा? टीवी चैनल। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन या विद्यार्थियों का हित। क्या होगा इसका आंसर? निष्पक्ष मूल्यांकन। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से होती है? वस्तुनिष्ठ से, अति लघुत्रात्मक से या निबंधात्मक से या लघुत्रात्मक से। तो देखिए विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किससे होती है? निबंधात्मक से। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है?
मॉरिसन, हार्वर्ड, ब्लूम या कैथवॉल? किसने किया है? मॉरिसन ने।